मैंने आप लोगों को एक बताया था, फॉस्फोडेटाइल इथेनॉल अमाइन। यस सर। तो अब कहाँ प्रेजेंट होता है फॉस्फोडेटाइल इथेनॉल अमाइन? सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यू। वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यू, बिकॉज इसका कॉमन नेम है सेफेलिन, और सेफेलिन का मतलब जो है जो ब्रेन या हेड वगैरह में प्रेजेंट होगा। तो जो अब हमें नेक्स्ट जो है, मैं आप लोगों को जो सेकंड फॉस्फोडेटाइल इथेनॉल अमाइन था एक, और सेकंड वाला जो था एंड दैट वाज फॉस्फोडेटाइल कोलिन। जरा फॉस्फोडेटाइल कोलिन का कॉमन नेम क्या था? लेसिथिन। लेसिथिन। अब देखो यहाँ मैं आप लोगों को लेसिथिन का स्ट्रक्चर बता दूंगा, और प्लस मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन से उसको लिंक कराऊंगा, और फिर जो आप लोग बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो अब देख लो आप इधर, ये अगर सपोज मैंने आप लोगों को बताया था ये ग्लाइसरॉल है, और बच्चों ग्लाइसरॉल के साथ जरा फॉस्फोलिपिड में कितना फैटी एसिड अटैच होता है? 2 और ग्लाइसरॉल ग्लाइसरॉल के साथ 3 होता है, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड है उसमें कितना रहता था? 2 ही रहता था। तो एक आप लोगों को बताया था मैंने इधर, और ये वाला जो था सपोज दिस इज C डबल बॉन्ड O R1, और बच्चों एक बताया था मैंने आप लोगों को यहाँ पे, और चलो हम इसको मानेंगे C डबल बॉन्ड O R2, और बताया था आप लोगों को कि यहाँ में फॉस्फेट होता है, और वो फॉस्फेट जो है वो यहाँ में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से अटैच होगा, और फिर इस फॉस्फो ईस्टर के साथ जो है बताया था अटैच होता है इथेनॉल, इथेनॉल एमाइन। और बच्चों वो इथेनॉल एमाइन में जो है यहाँ में आपको 3H बताया था, लेकिन जब फॉस्फोडेटाइल इथेनॉल एमाइन में वो 3H जो है वो रिप्लेस हो जाए और बाय 3 मिथाइल ग्रुप ऐसे, और ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। तो अब याद रख लेना इसका नाम जो है वो है लेसिथिन, और यही वाला स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी ने दिया हुआ है लेसिथिन का। तो एनसीईआरटी ने प्लस चार्ज नहीं दिया है, तो आप याद रख लेना यहाँ में प्लस चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ में नाइट्रोजन का 4 वैलेंसी हो गया, 1 2 3 4, तो इसीलिए एनसीईआरटी प्लस नहीं दिया, लेकिन यहाँ में प्लस होगा। अब देख लो आप इधर, अगर मैं सपोज यहाँ में आप लोगों को बता दूं कि ये फैटी एसिड जो है ये वाला, ये तो एक हाइड्रोकार्बन है, और ये फैटी एसिड जो है इसमें दूसरा हाइड्रोकार्बन है। और अब अगर आप लोगों को जो याद होगा जब आप लोग सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन कुछ आप ऐसे बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का कहते हैं कि इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और फिर आप फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक लेयर ऐसे बनाते हैं, और दूसरा लेयर जो है वो कुछ आप ऐसे बनाते हैं, है ना। और फिर जो दूसरा लेयर जो होगा, और इसमें से अगर मैं आप लोगों को ये फॉस्फोलिपिड बाहर निकाल दो यहाँ से, मान लो मैं ये फॉस्फोलिपिड है, और इस फॉस्फोलिपिड में यहाँ में ये वाले को हेड कहते हैं और ये वाले को टेल कहते हैं, तो इसका नाम दूंगा मैं पोलर हेड। और बच्चों ये दो जो है ये टेल्स हैं, और इनको कहते हैं नॉन पोलर टेल्स। जरा देख लो आप, क्या इस वाले पार्ट में आप लोगों को चार्ज दिख रहा है या नहीं? इस वाले पार्ट में क्या आप लोगों को चार्ज दिख रहा है या नहीं? यस सर। है ना। तो अब चार्ज मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर। पोलर होगा। तो अब देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि जहां में भी हाइड्रोकार्बन चैन होगा, तो हमेशा हाइड्रोकार्बन चैन क्या रहता है? नॉन पोलर। तो इसका मतलब जो यहाँ में जो ये वाला जो है ये दो, ये हेड जो है ये इसको हम लोग हेड कहते हैं जब आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा। तो बच्चों ये वाला जो है पोलर हेड है ये वाला, और यहाँ से ये वाला पार्ट पोलर हेड है, और जो ये वाला है एंड दिस इज द नॉन पोलर टेल एंड दिस इज द नॉन पोलर टेल।
तो बच्चों यहाँ से एक टेल नॉन पोलर ये है और एक नॉन पोलर टेल है। और फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर का हाइपोथेटिकल एक डायग्राम देते हैं ऐसे। तो जरा ये बता दो मुझे क्या है। सीपीएसबी माइक्रोफोन बंद रख लेगा। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन सेल में। और बच्चों ये हमने यहाँ से फॉस्फोलिपिड निकाला और इसको हम लोग ये मानेंगे कि दिस इज फॉस्फोलिपिड। अब ऐसे आप लोग अरेंज करते हैं, मतलब ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर, ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर, और ये फॉस्फोलिपिड लेयर को हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो सिंगर निकोल्सन मॉडल ने कहा है। और ये वाला बाहर वाला सरफेस होगा और ये वाला साइटोप्लाज्म की तरफ होगा। तो सेल मेम्ब्रेन में जो ये टेल है ये वाला और ये वाला, ये अंदर की ओर रहता है, और जो ये हेड है ये बाहर की ओर रहता है और साइटोप्लाज्म की तरफ रहता है। और बाकी आपको बॉटनी टीचर जो है इसको लिंक करा देगा। जरा बच्चों ये वाला साइड कौन सा होगा? क्या ये साइटोप्लाज्म वाला एक साइड क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, और दूसरा वाला क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ भी हेड रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी हेड रहता है, क्योंकि यहाँ में वाटर है, वाटर की तरफ पोलर रहेगा और वाटर की तरफ पोलर रहेगा, और ये नॉन पोलर चीजें जो है ये वाटर से भाग जाएंगे, तो इसीलिए अंदर से रहे। सो ये है बेसिकली द फॉस्फोलिपिड। और इसका कार्टून जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये है पोलर हेड और ये है नॉन पोलर टेल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें आप लोग लिख लेना, लेसिथिन इज प्रेजेंट इन lecithin is present in cell membrane। और बच्चों ये एग yolk में भी होता है। हम लोग कहते हैं ना एग का yolk जो है वो लिपिड होता है, फैट होता है, तो यही फॉस्फोलिपिड उसमें प्रेजेंट होता है। एंड एग yolk मींस येलो ऑफ एग। और दूसरा जो है आप लोगों को याद रख लेना है फॉस्फोलिपिड्स, और ये फॉस्फोलिपिड जो मैं आपको बता दिया ऊपर में, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। Glycerophospholipids are amphiphatic। Phospholipids या glycerophospholipids are amphiphatic as they are both polar and non-polar। बच्चों अमाइनो एसिड क्या था? अमाइनो एसिड क्या था? बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जो बोथ एक्ट करता है एज एसिड एज वेल एज बेस, उसको क्या कहते हैं? Amplificating. एम्फोटेरिक, है ना। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो है नॉन पोलर है और ये वाला पोलर है, तो जो पोलर और नॉन पोलर होता है दोनों, उसको कहते हैं एम्फिफैटिक। तो क्या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल एम्फिफैटिक था या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल हाइड्रोफोबिक था, नॉन पोलर था? ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल क्या लिखाया था? एम्फिफैटिक, या बताया था वो नॉन पोलर होता है? वो फुली नॉन पोलर था, वो फुली हाइड्रोफोबिक था। और लेकिन ये याद रख लेना फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फिफैटिक होता है। तो अब जो ये लेसिथिन में कोलिन जो होता है, सो द कोलिन present in lecithin is basically n-trimethyl ethanolamine। अब देख लो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इथेनॉल एमाइन है
वो इथेनॉल एमाइन ऐसे था CH2OH और यहाँ पे था CH2 और यहाँ पे था NH3 पॉजिटिव। तो बच्चों ये इथेनॉल एमाइन था। तो इस इथेनॉल एमाइन में अब इन 3 H की जगह में 3 मिथाइल ग्रुप आ गया। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो ये कोलिन बेस है इधर, ये है N ट्राइमिथाइल इथेनॉल एमाइन। मींस इथेनॉल एमाइन पे ही 3 मिथाइल ग्रुप आए हैं और वो बनाया है कोलिन। Is this clear? Yes, sir. So this was regarding the first type of phospholipid and that was glycerophospholipid. तो अब आप लोग सर क्या रह गया? डांसर। चलो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना sphingophospholipid. Sphingophospholipid. So इसमें लिख लेना they are more complex. They are more complex phospholipids. They are more complex phospholipids present in nervous tissue. Present in nervous tissue. तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, दिस इज इन एनसीईआरटी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी ने स्फिंगोलिपिड का नाम नहीं लिया, तो बट यहाँ पे ये सेंटेंस डाला है कि देयर आर सम मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, और वो कॉम्प्लेक्स लिपिड जो है वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है, और जैसे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड था। तो अब अगर मैं आप लोगों को ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बता दूं ये किसके बराबर होगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इसमें एक अल्कोहल होगा, तो बच्चों वो अल्कोहल जो है उसको स्फिंगोसाइन कहते हैं। क्लियर? और प्लस इसमें फैटी एसिड होगा, और बच्चों प्लस इसमें फॉस्फोकोलिन होगा। और ये जो स्फिंगोसाइन है ये याद रख लेना, ये अल्कोहल है, और इसीलिए उसका नाम था ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और इसका नाम जो है वो स्फिंगोलिपिड है। क्लियर? और एग्जाम्पल जो है इसका आप लोग याद रख लेना, स्फिंगोमाइलिन। और बच्चों स्फिंगोमाइलिन जो है प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्फिंगोमाइलिन इज प्रेजेंट इन sphingomyelin is present in myelin sheath of myelinated nerve fibers, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को ऑल्सो हम लोग मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। Myelin sheath sphingomyelin is present in myelin sheath of myelinated nerve fibers and provides them white color।
तभी ऊपर लिखा था आपको मैंने कि देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, और वो ये था स्फिंगोमाइलिन है, और ये प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ में। और माइलिन शीथ को इसीलिए हम लोग माइलिनेटेड या इस नर्व फाइबर को कहते हैं माइलिनेटेड मेडिलेटेड नर्व फाइबर, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, और ये प्लस व्हाइट इन कलर होता है, तो इसीलिए इस नर्व फाइबर को हम व्हाइट नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा, आप लोगों को स्ट्रक्चर जानने का जरूरत नहीं है, तो बट मैं आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बता दूंगा। मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि दिस इज स्फिंगो बच्चों, यहाँ पे ये स्फिंगोसाइन है, अल्कोहल है, और ये स्फिंगोसाइन एक लंबा अल्कोहल होता है, लगभग इसमें 20 कार्बन एटम होते हैं। तो इस स्फिंगोसाइन में यहाँ में एक फैटी एसिड अटैच होगा, और प्लस इसमें यहाँ में फॉस्फेट अटैच होगा, और बच्चों फॉस्फेट के साथ यहाँ में कोलिन अटैच होगा। और जब फॉस्फेट अटैच होगा, कोलिन अटैच होगा, तो जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था फॉस्फेट और कोलिन, तो इसको कहते हैं फॉस्फोकोलिन। तो यहाँ में ये फॉस्फेट और ये कोलिन, और इस स्ट्रक्चर का हम नाम देंगे कि दिस इज स्फिंगोमाइलिन। और एक तो ये फॉस्फेट अटैच होगा, और प्लस इसके साथ ये कोलिन अटैच होगा, और प्लस ये फैटी एसिड अटैच होगा, और प्लस ये अल्कोहल होगा, और अल्कोहल का नाम है स्फिंगोसाइन। Are you done with this? बच्चों हो गया? Yes, sir. Yes, सो sir. ये था रिगार्डिंग फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो अब आप लोग देख लेना, आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स लिपिड में सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड लिखा है, वो लिखा है ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोलिपिड में लिख लेना दे आर complex of lipids and carbohydrates. They are complex of lipids and carbohydrates. That means इसका मतलब क्या है कि जो ग्लाइकोलिपिड होगा, और ये ग्लाइकोलिपिड जो है होगा, एक तो इसमें लिपिड और प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसका एग्जाम्पल, तो बच्चों एक एग्जाम्पल इसका सेरेब्रोसाइड है, और दूसरा एग्जाम्पल इसका गैंग्लियोसाइड। One is cerebrocyte and second is ganglioside. तो अब हम लोग इसमें इस सेरेब्रोसाइड के बारे में देखेंगे, सेरेब्रोसाइड होता क्या है। और इसमें लिखना दे आर द ग्लाइकोलिपिड्स that are that contain a monosaccharide that contains a monosaccharide attached to lipids.
they are the glycolipids that contain a monosaccharide attached to lipids. और बच्चों ये प्रेजेंट होता है, they are present in white matter of brain. They are present in white matter of brain. और या तो ब्रेन के ब्रैकेट में लिख लेना CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जिसको CNS पता नहीं है और वो डैश करके लिखेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बच्चों ये सेरेब्रोसाइड का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें मोनोसैकेराइड होता है और वो मोनोसैकेराइड जो है अटैच होता है विद द लिपिड। और अब ये प्रेजेंट होगा व्हाइट मैटर में, और या तो ये जो है वहां में जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगा न्यूरॉन्स का, तो उधर में ये सेरेब्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आप लोग याद रख लेना कि मोनोसैकेराइड जो होगा दैट मे बी गैलेक्टोज और दैट मे बी ग्लूकोज। द monosaccharide present may be galactose, और ग्लूकोज। तो बच्चों इसीलिए हम लोग गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर आल्सो कहते हैं। Thus galactose is also called as brain sugar। अब क्योंकि ये सेरेब्रोसाइड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और उनमें गैलेक्टोज होता है, तो गैलेक्टोज को इसीलिए ब्रेन शुगर कहते हैं। Are you done with this? No, sir. फ्रुक्टोज को बताया था लिवोलोज कहते हैं या फ्रूट शुगर कहते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं या डेक्सट्रोज कहते हैं, और गैलेक्टोज का याद रख लेना, इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या गैलेक्टोज कहीं और में प्रेजेंट था? क्या गैलेक्टोज मैंने आपको कहीं बताया था और किसी का कॉन्स्टिट्यूएंट था? जरा मुझे आप लैक्टोज का कंपोजिशन बता दो। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किस किस का बना था? ग्लूकोज का एंड गैलेक्टोज का। तो लैक्टोज में भी गैलेक्टोज होता है और इन सेरेब्रोसाइट में भी गैलेक्टोज होता है। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका। अगर सपोज मैं मान लूंगा कि ये स्फिंगोसाइन है, तो बच्चों इसी स्फिंगोसाइन में अब यहाँ में फैटी एसिड अटैच होगा, और इसी के साथ यहाँ में अटैच होगा, चलो मैं गैलेक्टोज लूंगा, और जब ये गैलेक्टोज अटैच होगा तो तब आप लोग को याद रखना है कि ये सेरेब्रोसाइड होगा, क्योंकि जब मोनोसैकेराइड होगा तो इन सेरेब्रोसाइड को हम लोग कहते हैं गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स, और अगर ग्लूकोज होगा तो उसको कहते हैं ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स। सो स्फिंगोसाइन इनमें भी अल्कोहल होता है और फैटी एसिड होगा, और गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड के साथ अटैच रहता है ये। तो अब अगर आप लोगों को याद होगा, दूसरा एग्जांपल बताया था गैंग्लियोसाइड, और गैंग्लियोसाइड में लिख लेना दे आर द glycolipids, they are the glycolipids that contains oligosaccharide, attached to
attached to lipids. और बच्चों ये अटैच ये भी प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर ऑफ द CNS. देखो they are present in gray matter of CNS. क्लियर? अब देखो इनमें भी अल्कोहल स्फिंगोसाइन ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये स्फिंगोसाइन है. And this sphingosine alcohol will remain attached with a fatty acid. और इधर मैं अटैच करूंगा फैटी एसिड. और बच्चों इधर मैं अटैच करूंगा शुगर्स. चलो मैं लिखूंगा यहाँ में फ्रुक्टोज. मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे फ्यूकोज. और मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे गैलेक्टोज. और अगर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट याद होगा, कार्बोहाइड्रेट में बताया था जब 2 या 9 मोनोसैकेराइड होंगे तो उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड. अब देखो यहाँ में 3 जो है मोनोसैकेराइड्स हैं, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है. तो जब ओलिगोसैकेराइड होगा तो कहते हैं गैंग्लियोसाइड. जब ओलिगोसैकेराइड होगा तो उसको कहते हैं गैंग्लियोसाइड. और बच्चों जब मोनोसैकेराइड होगा तो याद रख लेना उसको कहते हैं सेरिब्रोसाइड. तो मोनोसैकेराइड या तो गैलेक्टोज होगा और या तो ग्लूकोज होगा. अगर गैलेक्टोज होगा तो कहेंगे गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, और अगर ग्लूकोज होगा तो कहेंगे ग्लूकोसेरेब्रोसाइड. लेकिन गैंग्लियोसाइड में ओलिगोसैकेराइड होता है और ये अल्कोहल स्फिंगोसाइन ही होगा, फैटी एसिड होगा, और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह वो मोनोसैकेराइड अटैच होंगे इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड. और ये स्ट्रक्चर का नाम दे देना गैंग्लियोसाइड. Are you done with this? Yes, sir. So this was regarding the glycolipids. आप लोग नंबर खुद ही डालते रहना. तो अब हम लोगों का एक नेक्स्ट टाइप जो देखना है कॉम्प्लेक्स लिपिड का, तो वो नेक्स्ट टाइप जो है वो देखना है हमें लाइपोप्रोटीन्स. ये इसका एग्जाम्पल नहीं है. ग्लाइकोलिपिड खत्म हो गया. ग्लाइकोलिपिड वाज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड और ये यहाँ तक जो है इसका एंड हो गया. तो अब हमें और नहीं देखना है ग्लाइकोलिपिड का. और ये अब नया जो है कॉम्प्लेक्स लिपिड का एग्जांपल है एंड दैट इज लाइपोप्रोटीन. और इसमें लिख लेना दे आर द complex of lipids and proteins. जब लिपिड और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको हम लोग कहते हैं लाइपोप्रोटीन. सो इसका मतलब है कि जो लाइपोप्रोटीन है उसमें लिपिड होगा और प्लस प्रोटीन होगा. और बच्चों इसका एग्जांपल जो है और इसका they are the complex of lipids and proteins. Lipoprotein is lipid plus protein. और इसका लिख लेना काइलोमाइक्रॉन्स. और ये काइलोमाइक्रॉन जो है याद रख लेना, जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बता दूंगा आपको कि काइलोमाइक्रॉन जो है ये प्रोड्यूस होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन.
इंटेस्टाइन। तो काइलोमाइक्रॉन का जो है, या इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था एलडीएल। जरा बच्चों एलडीएल का क्या था फुल फॉर्म? low density lipoprotein. वेरी गुड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल। और देन यहाँ में एचडीएल होगा, और एचडीएल का हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। और फुल फॉर्म मैंने आपको प्रोटीन में बताया था। और यहाँ पे आप लोग याद रख लेना, LDL is bad cholesterol as it increases blood cholesterol। बच्चों ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है, क्योंकि हार्ट की बीमारियां होंगी। तो अब ये LDL कहता है कोलेस्ट्रॉल को कि तुम ब्लड में ही रहो और बढ़ा दो ब्लड, और वहां पे फिर बीमारियां होंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होंगी। और जो HDL है उसको हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है लीवर में और लीवर से ब्रेक डाउन करवाता है एज इट डिक्रीजेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि LDL में कौन से फैटी एसिड ज्यादा होंगे और HDL में कौन सा फैटी एसिड ज्यादा होगा? हाँ, कौन सा फैटी एसिड कहा था मैंने ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? सैचुरेटेड। वेरी गुड, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या करता था? डिक्रीज। अब Decrease. बताओ मुझे LDL में सैचुरेटेड ज्यादा होगा या HDL में? एलडीएल में ज्यादा। LDL में सैचुरेटेड ज्यादा होगा और HDL में कम। अनसैचुरेटेड ज्यादा होगा और सैचुरेटेड कम होगा। ये लीवर के पास ले जाता है, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करवाता है, लेकिन ये कहता है ब्लड में ही रहो, और इसीलिए हमारे लिए जो है ये फायदेमंद नहीं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द लाइपोप्रोटीन्स। और ये था रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। और कॉम्प्लेक्स लिपिड में आप लोगों को बताया था मैंने, पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा लाइपोप्रोटीन। और फॉस्फोलिपिड का दो टाइप था, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड का था सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, और ये था लाइपोप्रोटीन के बारे में। तो अब बच्चों बता दो मुझे तीसरा टाइप का लिपिड क्या था? derived lipid। वेरी गुड, अब आप लोग लिख लेना डिराइव्ड लिपिड्स। आप लोग नंबर खुद भी देते रहना, अगर आप लोग नंबर, क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में ये नहीं पता कि कौन सा नंबर दिया था, तो आप लोग वो देते रहना नंबर खुद। या नंबर देने का जरूरत भी नहीं है, और आप लोगों को मैंने ओवरव्यू भी दिया है, तो ओवरव्यू से भी पता कर सकते हैं आप कौन किसका पार्ट है। तो इसमें लिख लेना दे आर द लिपिड्स, they are the lipids that are obtained from simple or complex lipids। They are the lipids that are obtained from simple or complex lipids। The next point, the lipid like non-polar compounds are also derived lipids। बच्चों एक तो सिंपल जो मैंने पढ़ा है आपको, कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, अगर उनके ब्रेक डाउन से हमें मिलेगा उनको डेराइव कहेंगे। और या कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि नॉन पोलर है लिपिड के जैसा, तो उनको भी हम लोग रखते हैं डेराइव्ड लिपिड्स में।
डन? Yes, sir. तो अब आप लोगों का डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल देखना है। तो जरा क्या क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने आप लोगों को? Steroids. वेरी गुड। Steroid. तो अब लिख लेना आप पहले स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स में लिख लेना दे आर लिपिड लाइक नॉन पोलर कंपाउंड्स। दे आर लिपिड लाइक नॉन पोलर कंपाउंड्स। और ये लिपिड जैसे ही होता है, लिपिड सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड से नहीं मिलता है, बट लिपिड जैसा होता है और नॉन पोलर ही होता है। सो दे आर लिपिड लाइक नॉन पोलर कंपाउंड्स that contains a steroid ring। और बच्चों स्टेरॉइड रिंग जो है उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग। साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन जो है उसको स्टेरॉइड रिंग कहते हैं। और जैसे अगर मैं आप लोगों को ये स्टेरॉइड रिंग बता दूं, और इसमें आप लोग ऐसे लिख लेना कि यहाँ पे एक रिंग होगा और फिर बच्चों इसके साथ दूसरा रिंग फ्यूज होगा, और यहाँ में तीसरा रिंग फ्यूज होगा, और यहाँ में एक चौथा रिंग फ्यूज होगा। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये रिंग फर्स्ट है, ये रिंग सेकंड है, ये रिंग थर्ड है, और ये रिंग फोर्थ। और इस रिंग का नाम देंगे हम स्टेरॉइड रिंग। और ये साइक्लोपेंटेन है इधर, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेनो, ये वाला रिंग। ये साइक्लोपेंटेन है तो नाम देते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग। आप देख लो बच्चों, इस साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग में यहाँ में याद रख लेना आप कि इसमें या तो अल्कोहल ग्रुप आ सकता है, और या तो इसमें जाके आ सकता है कीटोनिक ग्रुप। सो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरॉइड्स may be sterols, or if alcoholic group is present, और लिख सकते हैं या एग्जाम्पल जैसे लिख लेना, जैसे कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चों जैसे एर्गोस्टेरॉल, और जैसे कैप्रोस्टेरॉल। Steroids may be sterols if alcoholic group is present, और एग्जाम्पल जो है कोलेस्ट्रॉल है, एर्गोस्टेरॉल है, और कैप्रोस्टेरॉल। Are you done with this? Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप यहाँ पे, steroids may be also sterols,
और स्टेरोन्स मतलब if ketonic group is present. और फॉर एग्जांपल जो है याद रखना आपको टेस्टोस्टेरोन और या प्रोजेस्टेरोन या बच्चों एल्डोस्टेरोन। अब आप लोगों को पता चला कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, प्रोजेस्टेरोन में कीटोनिक ग्रुप होगा, एल्डोस्टेरोन में कीटोनिक ग्रुप होगा स्टेरॉइडिंग में, और लेकिन कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्ट्रॉल, कैप्रोस्ट्रॉल में जाके प्रेजेंट होगा अल्कोहलिक ग्रुप स्टेरॉइडिंग में। इज दिस क्लियर? तो अब आप लोग एक सब हेडिंग कर लेना उधर, थोड़ा सा हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना है। तो यहाँ पे या एक पॉइंट और लिख लेना, डायोस्जेनिन is also a steroidal compound. Diagenin is also a steroidal compound obtained from Dioscorea. और बच्चों Dioscorea का ब्रैकेट में लिख लेना yam plant and is used in anti-fertility pills. And is used in anti-fertility pills for birth control. आप लोगों को मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोगों को बता दूंगा मैं बर्थ रोकने के लिए, बच्चा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल का। जैसे आईपिल सुना होगा, माला डी सुना होगा, माला एन सुना होगा, अनवांटेड 70 सुना होगा, या बहुत सारे RU 86 जो है वो पीला होगा। तो उसी तरीके से डायोस्जेनिन मिला है डायोस्कोरिया से, और ये एक स्टेरॉइडल कंपाउंड है और जो यूज होता है एंटी फर्टिलिटी पिल्स में फॉर बर्थ कंट्रोल। तो इसमें आप यहाँ में लिख लेना, आप एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, थोड़ा सा हम लोगों का अब कुछ का एक्सप्लेनेशन देखना है। और बच्चों पहला इसमें ले लेना कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल में लिख लेना इट इज a 27 carbon atom steroidal compound. It's a 27 atom steroidal compound present in blood, और ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह में भी रहता है, और सेल मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड डिक्रीज करता है। It is 27 carbon atom steroidal compound present in blood cell membranes. So इसमें लिख लेना it is used for the synthesis of vitamin D3, और बच्चों लिख सकते हैं बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट या सिर्फ बाइल एसिड बनेगा। It is used for the synthesis of vitamin D3, bile salt या bile acids, और steroidal hormones is used for the synthesis of vitamin D3 या bile salt, bile acids, steroidal hormones in our body.
So it is most decorated macromolecule. It is most decorated macromolecule. Palmitic acid का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है. ग्लाइसरॉल का लिखा हुआ है इट इज डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेन. बच्चों ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है. और फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है, जो मैंने आपको लेसिथिन बता दिया, वो दिया है. और प्लस कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दिया है. तो अब मैं आपको इस कोलेस्ट्रॉल के रिंग के बारे में बता दूंगा कि जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है. सो आर यू डन विद दिस? सर हाँ. सर प्रीवियस पेज में सर थोड़ा दिखाए ना. हो गया? यस सर. चलो अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस कोलेस्ट्रॉल का. देखो बच्चों, इस कोलेस्ट्रॉल का मैं यहाँ मैं वैसे ही स्टेरॉइड ही बनाऊंगा. और जो मैंने स्टेरॉइड में बताया था रिंग फ्यूज होता है, और वही वाला रिंग बना लूंगा यहाँ पे. ठीक. और यहाँ में एक डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ में OH है. बच्चों OH होने से ये स्टेरॉल हो सकता है या स्टेरॉइड हो सकता है? Sterol. स्टेरॉल होगा. हाँ? तो यहाँ में एक मिथाइल ग्रुप होता है, और यहाँ में एक मिथाइल ग्रुप होता है. और बच्चों यहाँ में एक साइड चेन होता है, और वो साइड चेन कुछ इस तरह से रहता है. और इस साइड चेन में भी यहाँ मिथाइल ग्रुप. अब गिन लो आप कार्बन को. तो अगर आप कार्बन गिनेंगे, यहाँ में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 है. और फिर ये होगा 24, 25 एंड 26. अब बताओ कितने कार्बन एटम है इसमें? 27 कार्बन एटम. 20 ये लिखा है ना, 27 कार्बन एटम स्टेरॉयडल कंपाउंड. तो ये एनसीईआरटी से जनरेट हो सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी से जनरेट होगा क्योंकि उसने दिया हुआ है. और बच्चों इस स्ट्रक्चर को याद रख लेना. अब तो एक तो आपको बता दिया मैंने कि ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी से जनरेट किया जा सकता है कि इट इज अ 27 कार्बन एटम. और प्लस ये वाला पॉइंट भी इस डायग्राम से जनरेट करा जा सकता है. तो लिखो स्टेरॉइड और या कोलेस्ट्रॉल. स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल contains 4 fused rings. और ये आप लोग याद रख लेना. एंड ये लिखा नहीं है बट जनरेट हो सकता है इससे. और प्लस कार्बन एटम भी गिनवा देगा, और या तो कभी स्ट्रक्चर देगा, बता देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस स्ट्रक्चर. तो याद रखना, आइडिया रख लेना, रटने का जरूरत नहीं है तो, बट आइडिया रख लेना कि ये कोलेस्ट्रॉल होगा. इज दिस क्लियर?
और यहाँ पे लिख लेना विटामिन सर यस फ्यूज्ड रिंग्स मींस क्या है? ये है ना, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है इधर, ये वाला है ना, और ये वाला क्या है, दूसरा रिंग है, और ये वाला क्या है, तीसरा रिंग है, और ये वाला क्या है। अब बता दो क्या ये रिंग अलग अलग है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए हैं? फ्यूज हुए हैं, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ में, अच्छा इट स्टेरॉइड कंटेन्स 4 फ्यूज रिंग लिख लेना इधर, 4 फ्यूज्ड रिंग्स। और इसी तरीके से लिख लेना विटामिन D3, और विटामिन D3 को हम लोग कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 is synthesized from is synthesized in skin from 7-dehydrocholesterol. Vitamin D3 is synthesized in skin from say हम 7-dehydrocholesterol, और बच्चों इस 7-dehydrocholesterol को हम लोग कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, तो या कहेंगे हम इसे कि ये कोलेस्ट्रॉल का जो है एक प्रो कोलेस्ट्रॉल कहेंगे हम, या प्रो विटामिन डी कहेंगे इसे। in skin from 7-dehydrocholesterol in presence of UV light. जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों का बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो बच्चों इस कोलेस्ट्रॉल का ब्रेक डाउन होता है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कम से कम 25 से 30 स्टेप है इसमें ब्रेक डाउन के। तो उसमें से अब एक इंटरमीडिएट बनेगा इधर, और वो इंटरमीडिएट होगा 7-dehydrocholesterol, और ये 7-dehydrocholesterol पे अब आएगा लाइट, सनलाइट आएगा, और उस सनलाइट में यूवी कंपोनेंट यूज होगा, यूवी रे यूज होगा, और बच्चों ये लोकेशन जो होगा ये हम लोगों का स्किन होगा, और इधर से बनेगा विटामिन D3, और जिसे हम लोग कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तभी हम लोग कहते हैं धूप में बैठने से विटामिन डी बनता है। तो बेसिकली लिवर कोलेस्ट्रॉल ब्रेक करता है, और कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन से एक इंटरमीडिएट निकलता है, उसको कहते हैं 7-dehydrocholesterol, और वो ब्लड में जाके हमारे स्किन में चला जाता है, और स्किन पे अब यूवी रेज पड़ेगा सनलाइट का, और फिर जाके वहां से विटामिन D3 बनेगा, जिसको हम लोग कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये लिखाया था मैंने कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में सिग्निफिकेंस है। विटामिन D3 बनता है, बाइल सॉल्ट बनता है, बाइल एसिड बनता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनता है, और ये मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे ज्यादा बता दिया कि विटामिन D3 कैसे बनेगा कोलेस्ट्रॉल से। अब बता दो बच्चों कौन सा इंटरमीडिएट है कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन का जिससे विटामिन D3 बनता है? कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन का कौन सा इंटरमीडिएट से अब विटामिन D3 बनता है? 7-dehydrocholesterol. 7-dehydrocholesterol, उसको हम लोग प्रो विटामिन डी भी कहते हैं, या प्रो विटामिन D3 भी कहते हैं। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. हाँ, तो ये पहला एग्जाम्पल था। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड में ये पहला एग्जाम्पल था कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा वाला थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, और वो दूसरा वाला जो है वो है एर्गोस्टेरॉल। और एर्गोस्टेरॉल में लिख लेना
It is obtained from ergot. Is obtained from ergot, और ergot लिख लेना a substance produced by fungus Clivaceps purpurea. और ये एर्गॉट उसी से मिला, और प्लस में आपको हेल्थ एंड डिजीज में जब पढ़ाऊंगा LSD, तो LSD भी इस एर्गॉट से मिलता है, और LSD का हेलोसिनोजिक इफेक्ट होता है, और ये परप्यूरिया जो है प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस जिसको एर्गॉट कहते हैं, और उस एर्गॉट से हमें ये एर्गोस्टिरॉल मिलता है। तो बच्चों एर्गोस्टिरॉल भी एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर। एर्गोस्टिरॉल एक्ट्स एज प्रिकर्सर for the synthesis of ergocalciferol। और ergocalciferol का याद रख लेना, इसको विटामिन D2 कहते हैं। जरा बच्चों विटामिन D3 कहाँ से मिलता है? विटामिन D3 ना कौन से कंपाउंड से विटामिन? सनलाइट से बन, इसके प्रेजेंस में बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। हाँ, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल से मिलने के लिए उसको क्या नाम दिया? कैल्सिकोलिफेरॉल। और ये वाला कहाँ से मिलता है? D2 एर्गोस्टिरॉल से, तो इसलिए नाम क्या दिया? एर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलेस्ट्रॉल विटामिन D2 का बेसिकली, विटामिन D का नाम बेसिकली कैल्सिफेरॉल है, और अगर कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा कॉलीकैल्सिफेरॉल, और अगर एर्गोस्टिरॉल से मिलेगा तो एर्गोकैल्सिफेरॉल। तो अब आप लोग तीसरा वाला एग्जांपल लिख लेना, वहां में कैप्रोस्टिरॉल। सर कोलेस्ट्रॉल से तो कन्वर्ट करता है ना सनलाइट से? हाँ, मैं अभी दोबारा बता दूंगा ये आप लोग को। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, जो हम लोग खाना वगैरह से पहुंचता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसको लीवर ब्रेक करता है। अब कोलेस्ट्रॉल का जब लीवर ब्रेक करेगा तो वहां पे ब्रेक डाउन प्रोसीजर बहुत ज्यादा होता है। तो अब एक इंटरमीडिएट जो है उसका नाम है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, और वो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है जब निकलेगा ब्लड की तरफ, और ब्लड से वो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जरा किसकी तरफ जाएगा? स्किन में। तो अब बताओ स्किन में जब वो पहुंचेगा तो स्किन में पहुंचने से अब उस 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे कौन सा लाइट पड़ेगा? UV। हाँ, यूवी लाइट। और यूवी लाइट जब उस पे पड़ेगा तो अब बता दो क्या बनेगा उधर से? क्या बनेगा उधर से? हाँ, वहां पे बनेगा कॉलीकैल्सिफेरॉल, मतलब विटामिन D3 बनेगा। आप समझ गए? यस सर। तो ये है रिगार्डिंग क्या चल रहा है। मैं इसको आगे कर दूं? यहाँ लिखो आप, यहाँ पे ये 7 कैप्रोस्टेरॉल लिख लेना। तो कैप्रोस्टेरॉल में लिख लेना इट इज obtained from feces, और feces मतलब वेस्ट मैटर, and produced in gut by bacteria. It is obtained from feces and is produced in gut by bacteria from cholesterol. बच्चों जब हम लोगों का बाइल पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी आता है थोड़ा सा, और वो कोलेस्ट्रॉल जब पहुंच जाएगा इंटेस्टाइन में तो वहां बैक्टीरिया उसको ब्रेक करता है, और फिर एक स्टेरॉइडल कंपाउंड बनाता है, उसको कहते हैं कैप्रोस्टिरॉल। तो कैप्रो जब भी वर्ड आए, कैप्रो से मतलब ही है फेकल मैटर, और
ये बैक्टीरिया बनाता तो कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल से जब बनाएगा तो फिर जाके उस स्टेरॉइड को हम लोग कहते हैं कैप्रोस्टेरोल। Are you done with this? Yes, sir. No, sir. No, sir. चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप। Which of the following is a steroid? Which of the following is a steroid? और एक में लिख लेना जो है, you can write the insulin, और बच्चों दूसरा आप लोग लिख लेना palmitic acid, तीसरा लिख लेना aldosterone, और चौथा लिख लेना lecithin। बताओ क्या होगा? सर फोर वाला क्या? लेसिथिन। Lecithin. मैं देखता हूँ कितने प्रेजेंट माइंडेड हैं आप लोग। बताओ क्या होगा इसका आंसर? Aldosterone. सर एल्डोस्टेरॉन। Sir, aldosterone. एल्डोस्टेरॉन होगा आंसर, क्योंकि आप लोगों को मैंने इधर बताया था कि जो स्टेरॉइड्स होंगे, और स्टेरॉइड्स में भी स्टेरॉल्स, स्टेरॉल होगा कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्ट्रॉल, कैप्रोस्ट्रॉल, और फिर बताया था स्टेरॉइड्स में भी आल्सो स्टेरोन्स इफ कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, और बताया था टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। तो दैट मींस एल्डोस्टेरोन भी जो है स्टेरॉइड ही है, इसीलिए। और इंसुलिन प्रोटीन था, पामेटिक एसिड फैटी एसिड है, लेसिथिन था फॉस्फोलिपिड, तो ये एल्डोस्टेरोन जो है ये एक स्टेरॉइड है। एंड दिस वाज regarding the first type of the derived lipid, and that was the steroids। तो बच्चों अब आप लोग सेकेंड टाइप आप लोग लिख लेना derived lipid का, और वो था टर्पेनॉइड्स। और टर्पेनॉइड्स में लिख लेना दे आर lipid like non-polar compounds। They are lipid like non-polar compounds obtained from isoprene unit। और ये आइसोप्रीन यूनिट जो है 5 कार्बन कंपाउंड है। और अब देखो इधर, ये अगर C है, दिस इज हियर C एंड दिस इज हियर C एंड दिस इज हियर C, तो बच्चों और ये यहाँ में C, और यहाँ में मैं इस C को CH3 बना लूंगा, और इधर में डबल बॉन्ड, और इधर में डबल बॉन्ड। और अब देख लो इधर, अगर इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, और दैट मींस ये होगा CH2। इस कार्बन का वैलेंसी फुल हो गया 1 2 3 4, इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 3, और यहाँ में H होगा, और इस कार्बन का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ में CH2 होगा। और जो ये कंपाउंड जो है, जरा बता दो बच्चों इसका नाम क्या है? आइसोप्रीन। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड्स है टर्पेनॉइड्स, और इन टर्पेनॉइड्स को आप लोग दूसरा नाम भी लिख लेना इधर, अगर जगह है तो उधर ही लिख लेना, अगर जगह नहीं है तो नीचे लिख लेना। दे आर आल्सो कॉल्ड एज टर्पीन्स, और या इनको आल्सो कहते हैं आइसोप्रीनॉइड्स।
टर्पेनॉइड्स या टर्पीन्स या आइसोप्रेनॉइड्स। डन। और लिपिड जैसा ही होता है, नॉन पोलर होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे इस टर्पेनॉइड का एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं इधर, कैरोटीन्स। और कैरोटीन्स लाइक जैसे विटामिन ए है। और बच्चों यह लिख सकते हैं आप ज़ेंथोफिल्स। और इधर में लिख लेना फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए है या विटामिन ई है। ठीक, या विटामिन के है। और दे आर आल्सो टर्पेनॉइड्स। और या आप लोग लिख सकते हैं मेंथॉल। और बच्चों वो भी टर्पेनॉइड है। या चलो मेंथॉल लिख लेना, ये काफी है। और ये आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे बॉटनी टीचर, वो आपको बता देंगे कि जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं, तो कैरोटेनॉइड्स में भी कैरोटीन या दे में भी ज़ेंथोफिल्स। और फिर होता है साल्मेंटल क्या है? मेंथॉल भी एक टर्पेनॉइड है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो आप लोग खाते हैं, अगर सपोज कभी गला वगैरह पेन करता है तो हम लोग खाते हैं ना ये कोई लोजेंजे, जैसे स्ट्रिप्सिल्स होता है, या बाकी डाबर का कंपनी भी का आता है, या हिमालयन कंपनी का आता है, तो उसमें लिखा होता है मेंथॉल, है ना। और वो मेंथॉल जो है वो एक टर्पेनॉइड है। क्लियर? यस सर। अगर कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, इसका क्रिस्टल्स आता है, व्हाइट क्रिस्टल्स आता है इसका। और वो व्हाइट क्रिस्टल्स जो है वो भी जाके फिर इसका यूज वो पानी में डालना होता है। और फिर पानी में डाल के इनहेल करना होता है वो वेपर्स, और उसी में मेंथॉल अंदर जाता है और फिर खांसी वगैरह भी ठीक करता है। और ये टर्पेनॉइड जो है ये हमें पुदीना से भी मिलता है, और मेंथॉल। और ये मेंथॉल टर्पेनॉइड है, टर्पीन है। विटामिन ए भी टर्पीन है, ई भी टर्पीन है, के भी टर्पीन है, कैरोटेनॉइड, ज़ेंथोफिल, they are also the terpenoids. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप लोग लास्ट वाला एग्जांपल लिख लेना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये टर्पेनॉइड का कहानी खत्म हुआ, तो अब हमें प्रोस्टाग्लैंडिन देखना है। और प्रोस्टाग्लैंडिन में लिख लेना they are 20 carbon atom compounds that acts as local hormones as their target is neighboring cells. जो दूर अटैक करता है टारगेट पे, उसको एंडोक्राइन हार्मोन कहता है। और जो बगल वाला सेल पे ही, एडजेसेंट सेल पे एक्ट करेगा, तो बच्चों उसको लोकल हार्मोन कहते हैं। They are 20 carbon atom compounds that acts as local hormones as their target is neighboring and adjacent cells. As their target is neighboring या adjacent cells. Target is neighboring adjacent. हो गया? Yes, sir.
तो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ, Mute your mic. Cabbage. They help in the किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, ये यूजर अपना सर माइक्रोफोन, ये यूजर कौन है सर इसका? ये यूजर क्या, ये तो अगर कोई और होगा तो भाग गया होगा। यूजर आप अपना नाम लिख लो, जो भी नाम है आपका। सो दे हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या यूटेरस में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो अब मैं आप लोगों से एक पॉइंट, चलो मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखूंगा, और लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड, which of the following fatty acid can act as the precursor for the synthesis of prostaglandins. Which of the following fatty acid can act as a precursor for the synthesis of prostaglandins? और इसमें आप लोग लिख लेना पहला palmitic acid, बच्चों दूसरा you can write there linoleic acid, और तीसरा you can write there stearic acid, और चौथा you can write there arachidonic acid. अगर आप लोग प्रेजेंट माइंडेड होंगे और खाली उसका जरूरत है, अभी यहाँ पे नॉलेज का जरूरत ही नहीं है, और प्रेजेंट माइंडेडनेस से भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। Arachidonic acid. वेरी गुड। क्यों आपने एराकिडोनिक एसिड बताया? 20 कार्बन कंपाउंड। वेरी गुड। सो एराकिडोनिक एसिड जो है एक 20 कार्बन एटम फैटी एसिड है। अब देख लो बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन में मैं लिखा दिया 20 कार्बन एटम कंपाउंड्स, तो दैट मींस इनका जो वो 20 कार्बन एटम होगा वो एराकिडोनिक एसिड से मिला होगा। तो इसीलिए याद रख लेना एराकिडोनिक एसिड आएगा और उसका कन्वर्जन हो जाएगा इन प्रोस्टाग्लैंडिन में, और फिर ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूट्रस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। Are you done with this? Yes sir. So this was all about the lipids, जो भी आपको चीजें सीखनी। अब देख लो, अगर ये चीजें आपने नोट्स याद रखे होंगे ना, तो एनसीईआरटी में जस्ट एक पैराग्राफ दिया है लिपिड्स का, और उस पैराग्राफ में हद होगा 15 लाइन होगा, या ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाइन होगा। तो अगर आप नोट्स पढ़े होंगे, याद रखे होंगे, तो समझ लिए होंगे, तो आप देख लो ना 5 मिनट में आप वो एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ खत्म करेंगे। और स्ट्रक्चर दिया है उसको देखना है, याद रखना है। हाँ, पामिटिक एसिड दिया है, ट्राइसार ग्लाइसरॉल दिया है, और जो जाके लेसिथिन दिया है, और प्लस वहां पे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया है। और ये हमें 3 फिलहाल बायोमोलिक्यूल मेन कंप्लीट हो गए। पहला वाला था कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वाला था प्रोटीन, और तीसरा वाला अब ये लिपिड हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट वाला जो हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट विल स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड आप लोग का अच्छा होगा तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
अच्छा करेंगे आप। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा होगा तो आपका जेनेटिक्स अच्छा होगा। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस है। इस बेस को समझ लिए आप तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ आएगा। इस बेस को आप वीक रहेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंफ्यूज रहेगा, जेनेटिक्स कमजोर रहेगा, उसमें को बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। तो लेट्स मेक दिस बेस एज अ स्ट्रेंथ ऑफ यूवर्स। तो बड़े आराम से मैं बताते जाऊंगा और आप लोगों को बस समझना है और सुनते रहना, याद रखना है। तो पहला पॉइंट यह है इसमें, दे आर द polymers of nucleotides that remains connected by 3 prime 5 prime phosphodiester bonds. तो दैट मीन्स यहाँ में न्यूक्लियोटाइड आएगा और बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और यहाँ में हमें मिलता जाएगा न्यूक्लिक एसिड्स। और अब हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है दे आर मोनोमर्स और ये न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर पॉलीमर्स। और ये प्रोसेस जो होगा इधर में भी डिहाइड्रेशन होगा। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो तरह के हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में भी डीएनए और या तो आरएनए होगा। And both of these acts as genetic material. या hereditary material. As they transfer information from parents to offspring. तो जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक उसको जेनेटिक मटेरियल कहता है या हेरिडिटरी मटेरियल कहता है। तो बच्चों डीएनए और आरएनए है वो हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल है और दोनों डीएनए आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड। तो अब आप लोग एक जगह में लिख लेना डीएनए और जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और दूसरे जगह में लिख लेना आरएनए और जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट लिख लेना आप इसमें, it is the main genetic material. It is the main genetic material found in many organisms. So it acts as genetic material. It acts as genetic material only
in reoviruses और लिख लेना TMV। और बच्चों TMV is tobacco mosaic virus। So इसमें लिख लेना next, it is mainly found in nucleus। और इधर में लिख लेना it is mainly found in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में ज्यादातर आरएनए रहता है और न्यूक्लियस में डीएनए ज्यादातर पाया जाता है। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट जो है you can write there more differences और इसमें आप लोग लिख लेना it is also present in। सर yes स्पेस नहीं लिखा। ठीक है ठीक। डन सर। चलो it is also present in some cell organelles और जैसे क्लोरोप्लास्ट है और बच्चों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें लिख लेना it is also present in nucleolus। तो बाकी कुछ और डिफरेंसेस है जो हमें आगे पता चल जाएगा। It is also present in some cell organelles like chloroplast and mitochondria and it is also present in nucleolus। तो ज्यादातर डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और आरएनए ज्यादातर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये डीएनए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और न्यूक्लियोलस में अंदर आरएनए बनता है, तो इसलिए ये वाला न्यूक्लियोलस में भी होता है आरएनए, बट ज्यादातर साइटोप्लाज्म में होता है। Are you done with this? Yes, sir. हाँ, किसी बच्चे का भी कोई कंफ्यूजन है वो जल्दी पूछ ले, अदरवाइज मैं अपना मीटिंग जो है ये एंड कर लेता हूँ। Should I end the meeting? चलो टेक केयर है। Thank you, sir. Yes, sir. Wow, wow.